गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को मंद बुद्धि बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था के विषय में बताएंगे। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि बालक जो है वो मानसिक रूप से दुर्बल है। तो दुर्बल बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ किया जाना कदापि उचित नहीं होगा, क्योंकि इनमें सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने एवं सीखने की क्षमता बहुत ही कम होती है। सामान्य बालकों की तरह बच्चों, ये न बालक सोच सकते हैं, न समझ सकते हैं, न तर्क कर सकते हैं, न ही किसी भी बात को बताया जाए तो उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और यहाँ तक कि सीखने की क्षमता भी इनके अंदर बहुत कम पाई जाती है। ये बहुत देर में सीखते हैं, लंबा समय लेते हैं सीखने में और भूलने में बहुत कम समय लेते हैं। इनके इस मंद गति से सीखने के कारण इन्हें स्लो लर्नर यानी मंद गति से सीखने वाला कहा जाता है। ये सीखी हुई बातों को जल्दी से भूल जाते हैं। इस कारण यदि इनकी शिक्षा सामान्य बालकों के साथ इनको प्रदान किया जाए तो इन्हें कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सामान्य बालक किसी भी बात को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। उनमें सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है अपेक्षाकृत मंद बुद्धि बालक के। इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। उनके मंदिता के आधार पे उन्हें शिक्षा प्रदान करना चाहिए। बालकों को उनकी मंदिता के स्तर व प्रकृति के अनुरूप शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। और पाठ्यक्रम भी बच्चों, इनके पाठ्यक्रम भी सामान्य बालकों से भिन्न होने चाहिए, जिससे कि इनको शिक्षा ग्रहण करने में आसानी हो। तो मानसिक मंदित बालकों को विशेष शिक्षा की व्यवस्था के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय से यहाँ पे तात्पर्य है कि वह विद्यालय ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा रह सके, या कह सकते हैं कि दुसाध्य रूप से मंदित मना बालकों को घर अथवा सामान्य विद्यालयों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना पूर्णतः असंभव है। अगर हम ये चाहें कि उनको घर में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करें तो ये सही ठीक नहीं है, ये असामान्य है, असंभव सी गति, और न ही इन्हें सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए इन्हें सुसज्जित अस्पताल विद्यालय में ही रखा जाना चाहिए, जहां पर इनकी देखभाल करने के लिए योग्य परिचायक तथा चिकित्सक नियुक्त होते हैं। क्योंकि ये बालक अपने स्वयं के दैनिक कार्यों को भी नहीं कर पाते हैं। हमने पहले बताया था कि जो मानसिक मंदित बालक होते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से मंदित होते हैं, उनके लिए आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था होती है। इसके साथ साथ वह आश्रिता वाले होते हैं, यानी दूसरों पर आश्रित होने वाले। तो ये अपने कार्य स्वयं से नहीं कर पाते हैं, दैनिक कार्यों को भी यह स्वयं से नहीं कर पाते। इन्हें संपूर्ण जीवन ऐसी संस्थाओं में ही व्यतीत करना होता है
जिनमें इन्हें शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से कुछ योग्यता प्रदान किया जाए। कुछ योग्यता यानी प्रशिक्षण तो, और वो अपने कार्य को कर सके, अन्य कार्यों को वो करने में तो असक्षम है। कुछ विद्वान परीक्षण एवं शिक्षा ग्रहण करने योग्य मंदीमना बालकों के लिए, जो मानसिक रूप से मंदित बालक हैं उनको मंदित मना बालक भी कहते हैं, तो मंदित मना बालकों के लिए भी पृथक विद्यालयों की व्यवस्था को उचित मानते हैं। उनका कहना है कि मंदित मना जो बालक है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त या मानसिक रूप से मंद बालक है, उनके लिए विद्यालय अलग ही होना चाहिए। और विद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि बालकों की समायोजन में उन्हें सरलता उत्पन्न हो, समायोजन की दृष्टि से वो उत्तम हो, जिससे कि बालकों को जब समायोजन होगा उनके विकास में प्रगति आएगी। लेकिन कुछ क्षेत्रों में बालकों के विकास एवं प्रगति में बाधा भी आती है, अवरुद्ध भी होता है। क्यों? क्योंकि बालक का सामान्य बालकों से संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण अनेक क्रियाएं एवं अनुकरण वे नहीं सीख पाते हैं, जिसको वो देखकर सीखना चाहते हैं, अनुकरण से सीख सकते हैं। जब उनके अपने हम उम्र सामान्य बालक को देखते हैं, सुनते हैं, तो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। लेकिन जब वो उन बालकों से संपर्क, सामान्य बालकों से उनका संपर्क टूट जाता है, तो वह सीख नहीं पाते हैं। अतः आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था अत्यधिक मंदिता वाले बालकों के लिए ही उचित रहता है। जो थोड़े मूर्ख टाइप के बालक होते हैं, जो पहला स्टेज आता है, अगर उस तरह का बालक है तो उनके लिए आवासीय विद्यालय न होकर उन्हें हम घर और सामान्य बालकों के साथ थोड़ा बहुत प्रशिक्षण कार्य और ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मानसिक मंदित है, उनके लिए अलग से विद्यालय का होना अत्यंत आवश्यक है। अब आवासीय विद्यालय के साथ साथ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो विशेष विद्यालय। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आवासीय विद्यालय और विशेष विद्यालय में क्या अंतर है। आवासीय विद्यालय में बच्चे वहाँ रहते हैं, रहकर शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं, उनको वहाँ डाल दिया जाता है, शायद वह जीवन पर्यंत उनका पूरा जीवन ही वहीं व्यतीत होता है। लेकिन जो विशेष विद्यालय होते हैं, तो विशेष विद्यालयों की व्यवस्था अत्यधिक मंदिता वाले जो बालक होते हैं उनके प्रशिक्षण योग्य, अत्यधिक मंदिता वाले तथा प्रशिक्षण योग्य, जिनमें प्रशिक्षण लेने की क्षमता हो, जो प्रशिक्षण के द्वारा कुछ कार्यों को कर सकते हैं, तो प्रशिक्षण योग्य मंदित मना बालकों के लिए आवासीय विद्यालय व्यवस्था से अधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी विशेष विद्यालय मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें विद्यालय एक निश्चित अवधि के लिए ही, क्योंकि इस विद्यालय में बालक एक निश्चित अवधि के लिए ही विद्यालय जाता है, बाकी समय वह अपने परिवारजनों तथा साथियों के संपर्क में ही व्यतीत करता है। इस प्रकार से जब वह विशेष प्रशिक्षण, जब उसे इस प्रकार से विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ साथ उसका सामाजिक रूप से भी प्रगति होता है, जो आवासीय विद्यालय में नहीं मिलता है बालकों को। उनको सामाजिक रूप से उनकी प्रगति नहीं होती, उनका तारतम्य टूट जाता है। लेकिन विशेष विद्यालय में बच्चे कुछ अवधि तक रहते हैं, उस अवधि के उपरांत वह घर आते हैं तो अपने परिवारजन से मिलते हैं, इसके साथ साथ अपने उम्र सहपाठियों के संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण उनका सामाजिक रूप से भी प्रगति होता है। इन विद्यालयों में मानसिक रूप से विकलांग बालकों की आवश्यकता, उनकी योग्यता स्तर तथा आयु के अनुरूप
पृथक प्रकार की कक्षा का विभाजन होता है। आयु के अनुरूप ही उनके कक्षा का विभाजन भी होता है। बालकों की विद्यालयी आयु में छूट रखी जाती है। अब इनकी आयु अधिक है और कक्षा छोटी है, लेकिन इन विद्यालयों में इनकी आयु वर्ग में छूट रखी जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष विद्यालयों में विशेष रूप से बच्चों प्रशिक्षित अध्यापकों, परिचारिकाओं एवं समाज सेवियों की सेवाएं इन विद्यालयों को उपलब्ध रहती है, जिससे कि वह बालकों के विकास में सहयोग करे और बालकों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उनकी भी पूर्ति की जाती है। इस प्रकार से बच्चों, जब मानसिक मंदित बालकों को, जो अत्यधिक मानसिक रूप से मंदित बालक हैं, उनके लिए जब शिक्षा की व्यवस्था के विषय में विचार किया जाता है, तो सबसे पहला हमने बताया आपको आवासीय विद्यालय, दूसरा बताया विशेष विद्यालय की व्यवस्था। ठीक उसी प्रकार से उन्हें विशेष कक्षा की भी व्यवस्था मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सामान्य विद्यालयों में जो आंशिक रूप से मंदित मना बालक हैं, उनके लिए अलग से विशेष शिक्षा की व्यवस्था विशेष कक्षाओं के रूप में प्रदान करनी चाहिए। ऐसे विद्यालयों में जहां मानसिक मंद बालकों की संख्या अधिक नहीं होती है, बालक केवल कुछ समय अवधि के लिए विशेष कक्षा में अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षण एवं प्रशिक्षण पाते हैं। शेष समय में वे औसत बालकों के साथ ही सामान्य कक्षाओं में रहते हैं। यह व्यवस्था अनुशासन की दृष्टि से दोषपूर्ण भी रहती है। इसको समझिए बेटा कि विशेष कक्षा की व्यवस्था क्यों हो रही है। जो बालक आंशिक रूप से मंदित है, वो अगर सामान्य विद्यालय में पढ़ने जाता है, सामान्य विद्यालय में जब वो पढ़ने जाता है, तो उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उन्हें अलग से कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और उस कक्षा में विशेष शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सामान्य विद्यालयों में मंदबुद्धि बालकों की संख्या अधिक नहीं होती है, तो उनके लिए कुछ समय अवधि के लिए इन बालकों को विशेष कक्षा में उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करनी चाहिए विशेष कक्षा की में। जब बाकी समय बचता है बच्चों, तो ये बच्चे सामान्य बालकों के साथ हो जाते हैं, जिससे कि उनका सामाजिकरण भी होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यह व्यवस्था अनुशासन की दृष्टिकोण से दोषपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि बालकों में अंतर किया जा रहा है और विद्यालय में कभी भी बच्चों में अंतर्भाव से नहीं देखा जाता है, इसलिए यह पद्धति दोषपूर्ण मानी जाती है। अन्यथा बच्चों को जो मानसिक रूप से मंदित बालक हैं, उनके लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों, मानसिक मंद बालकों की संख्या जब अधिक होती है, ध्यान दीजिएगा, जब मानसिक मंद बालकों की संख्या अधिक होने पर सामान्य विद्यालयों में ही उन्हें पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए पूर्ण रूप से पृथक समजातीय कक्षा की व्यवस्था सर्वोत्तम शिक्षा मानी जाती है। पूर्ण रूप से बच्चा उसी कक्षा में पढ़ेगा, उसके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था हो। जब सामान्य विद्यालयों में वह बच्चा पढ़ने जाता है और उनकी संख्या, मानसिक मंदित बालकों की संख्या जब अधिक होती है, तब उनके लिए पूर्ण रूप से अलग कक्षा की व्यवस्था हो और यही शिक्षा प्रणाली सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली मानी जाती है। और इस कक्षा में इसमें समान वर्ष आयु एवं मानसिक आयु वर्ग के बालक
एक ही कक्षा में पूरी अवधि के लिए रहते हैं। अब उनके लिए वो व्यवस्था नहीं है कि वो कुछ समय शिक्षण प्रशिक्षण ले लिया और फिर सामान्य बालकों के साथ हो गए, ऐसा नहीं है। उनके आयु और उनकी मानसिक योग्यता के अनुसार उनके लिए पूर्ण यानी पूरी अवधि के लिए, विद्यालय के पूरे समय के लिए, जितने समय में वो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं उतने समय के लिए उसके अलग कक्षा की व्यवस्था की जाती है और उसी कक्षा में बालक पढ़ता है। इस प्रकार शिक्षक के द्वारा सामान्य कार्यक्रम निर्धारित करना एवं समान गति से सभी बालकों के लिए समान कार्यक्रम निर्धारित करता है और समान गति से समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण सामग्री व पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना उनके लिए आसान हो जाता है। अब वो अलग अलग नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि जब अलग अलग करते हैं, एक बार बच्चा विशेष कक्षा में पढ़ता है फिर सामान्य कक्षा में आ जाता है, तो पाठ्यक्रम को बनाने में कठिनाई होती है। लेकिन जब एक ही कक्षा में बच्चे पढ़ रहा है, सभी मानसिक मंदित बच्चों के लिए एक अलग कक्षा की व्यवस्था है, तो शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना, तकनीकों का प्रयोग करना एक शिक्षक के लिए आसान एवं सरल हो जाता है तथा बालक का उसकी योग्यता के अनुरूप विकास उत्तम गति से होता है। इस प्रकार मानसिक मंदित बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रावधान किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के शैक्षिक प्रावधान कहते हैं, कैसा? जैसे नियमित कक्षा कक्ष, विशेष कक्षाएं, विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय, चिकित्सा सेवाएं वाले संस्थान इत्यादि। शैक्षिक प्रावधानों का जब हम शैक्षिक प्रावधानों का प्रबंध करते हैं तो उसमें हम यह ध्यान देते हैं कि बच्चे को किस पद्धति के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाए। पद्धति का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है बच्चों। तो सबसे पहले मानसिक रूप से जो मंदबुद्धि बालक है, जब वो जाता है पढ़ने तो उनको शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। उनमें सबसे पहला आता है स्वयं की देखभाल का प्रशिक्षण। आवासीय विद्यालयों में सबसे पहले मंदबुद्धि बालक मानसिक रूप से इतना तो विकसित नहीं होता है कि वो स्वयं की देखभाल भी ठीक प्रकार से कर सके, इसलिए आवासीय विद्यालय में विशेष प्रशिक्षण द्वारा उन्हें नहाना, वस्त्र बदलना, कंघी करना, जूते मोजे पहनना, भोजन करना आदि सिखाया जाता है। यह बालक का IQ, इस तरह के बालकों की IQ लेवल 50 से 70 के बीच में होती है, तभी वे इन कार्यों को सीख सकते हैं। और अगर इन कार्यों को वो सीख लेते हैं तब उन्हें रोजी रोटी कमाने के लायक भी बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे भेड़ बकरियों को चराना, बोझा ढोना आदि कार्य भी सिखाए जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए खेल प्रशिक्षण के द्वारा भी उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाता है। मंदबुद्धि बालकों के खेलों के माध्यम से, जब मंदबुद्धि बालकों के साथ अध्यापक घुलता मिलता है खेल के माध्यम से, खेल के द्वारा सहयोग, सहानुभूति, दया, करुणा, उदारता, परोपकार आदि मानवीय गुणों को उन्हें सिखाया जाता है। इससे उनमें अपराधी प्रवृत्ति से बचाने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण वे बालक जो मूर्ख होते हैं, जिनमें कुछ हद तक सीखने की क्षमताएं होती हैं, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ साथ उन्नत शिक्षण विधि मानसिक रूप से पिछड़े एवं दुर्बल बालकों के लिए विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और विशेष शिक्षण विधियों के प्रयोग करते समय
इन्हें केवल चॉक एंड टॉक, केवल चाक के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर और बात के माध्यम से, बोलने के माध्यम की विधि से पढ़ाया जाना उचित नहीं माना जाता है। इन्हें पढ़ाते समय बच्चों गति भी धीमी होनी चाहिए तथा पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति बार बार की जानी चाहिए। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए मॉन्टेसरी तथा डिकराली विधि को उचित माना। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठता होगा कि डिकराली विधि क्या है। तो डिकराली विधि के द्वारा बालकों की शारीरिक क्रियाओं के परिष्कार एवं प्रगति पर विशेष ध्यान देते हैं। जो बालक शारीरिक क्रिया करते हैं उनमें बदलाव लाने का कार्य किया जाता है, जिससे कि उनका विकास हो सके। और इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं मांसपेशियों पर संतुलन स्थापित करना सीखें। उन्हें मानसिक रूप से मंदित बालकों के ज्ञानेंद्रियों एवं मांसपेशियों पर संतुलन स्थापित करना सिखाया जाता है। इसके साथ साथ मानसिक मंदित बालकों को अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है डिकराल विधि के माध्यम से। डिकराली विधि के माध्यम से उनको ये सिखाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी विधि क्या है? मॉन्टेसरी पद्धति आपने पढ़ा होगा। तो मॉन्टेसरी विधि में बालक के ज्ञानेंद्रियों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। इसका कारण यह है बच्चों कि बालकों की ज्ञानेंद्रियां सामान्य बालकों की तरह विकसित नहीं होती हैं। जिस तरीके से सामान्य बालकों की ज्ञानेंद्रियां विकसित होती हैं, उस तरीके से मानसिक मंदित बालकों की ज्ञानेंद्रियां विकसित नहीं होती हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य होता है इनके ज्ञानेंद्रियों पर विकास डालना। इसके साथ साथ मानसिक रूप से अक्षम बालकों को पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल न देकर, उनको पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं देता है, इसके अतिरिक्त पुस्तकीय ज्ञान पर बल न देकर व्यवहारिक एवं व्यवसायिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। इनकी रुचियों को ध्यान में रखकर उसी के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि मानसिक रूप से मंदित बालक को संगीत, गीत, नृत्य, चित्रकला, दस्तकारी आदि में रुचि होती है, तब उसकी शिक्षा उसी क्षेत्र में दी जाती है। इस संदर्भ में बच्चों कुप्पुस्वामी ने कहा कि मानसिक रूप से दुर्बल बालकों की शिक्षा विशेष रूप से योग्य एवं कुशल शिक्षकों के माध्यम से दी जानी चाहिए, जो बालक को शिक्षित एवं स्वावलंबी बना सके। और कक्षा में अधिकतम 15 छात्र होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मानसिक मंदित बालकों के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय भी ध्यान देना चाहिए। इनके पाठ्यक्रम को बनाते समय भी विशेष प्रकार का ध्यान देना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों का पाठ्यक्रम सामान्य बुद्धि के बालकों से भिन्न होना चाहिए। इनका पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए बच्चों, जिससे बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रियात्मक विकास सभी पक्षों पर प्रशिक्षण एवं कौशल युक्त होना चाहिए, जिससे कि इनका आत्मविश्वास बढ़े और वे जीवन में सफल हो सके। इनके पाठ्यक्रम में यह बात मैं दोबारा बता रही हूँ, ध्यान रखने योग्य है कि इनके पाठ्यक्रम में किताबी ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। इनके पाठ्यक्रम में किताबी ज्ञान पे इतना बल नहीं दिया जाता है जितना कि व्यवसायिक ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, ताकि वे अर्थोपार्जन कर सके
और समायोजन करके अपना गुजारा स्वयं कर सकें। इस प्रकार से जब इन बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है तो उनके शैक्षिक प्रावधानों के चुनाव के समय भी कुछ विशेष एवं महत्वपूर्ण बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? पहला, शैक्षिक सुविधाएं एवं व्यवस्था बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर होनी चाहिए। जो भी उन्हें शैक्षिक सुविधाएं व व्यवस्था मिल रही हैं वो बच्चे की आवश्यकताओं के आधार पर होनी चाहिए। बच्चे को जो भी आवश्यकता है उनके अनुरूप उनकी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों को उपयुक्त व उचित या कम प्रतिबंधित वातावरण प्रदान करना चाहिए। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रतिबंधित वातावरण नहीं प्रदान करना चाहिए, बहुत कम प्रतिबंध होना चाहिए और एक शांत सुखद वातावरण प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ साथ तीसरा आता है बच्चों, स्थानापन्न सुविधा लोचशील होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा विभिन्न परिस्थितियों में स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल सके, स्वयं का समायोजन कर सके। तो मानसिक मंदित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षित किए जाने के लिए 3 वर्गों में बांटा गया। पहला, शिक्षित किए जाने वाले बालक, दूसरा, प्रशिक्षित किए जाने वाले बालक और तीसरा, प्रशिक्षित न किए जाने वाले बालक। इन तीनों प्रकार के बालक एक ही प्रकार की शिक्षा से लाभ नहीं उठा सकते हैं। इनके लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था की प्रबंध की आवश्यकता होती है और अलग अलग शिक्षा प्रबंध की आवश्यकता के लिए इन बालकों को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। अब मानसिक मंदित बच्चों को जब 3 वर्गों में बांटा गया तो सबसे पहले वर्ग में जो बच्चे आते हैं वो हैं शिक्षित किए जाने वाले बालक। तो शिक्षित किए जाने वाले बालकों में वे बालक आते हैं बच्चों जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच में होती है। तो ऐसे बालकों की देखभाल, शिक्षा व प्रशिक्षण की जिम्मेदारी केवल अध्यापक की ही नहीं होती है। तो शिक्षा प्रदान करने के लिए जो बच्चे शिक्षित किए जाने के योग्य हैं, जिनको शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा कुछ कौशल सिखाया जा सकता है, तो यह जिम्मेदारी केवल अध्यापक की भूमिका के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो नहीं हो पाएगा। अध्यापक के साथ साथ माता पिता तथा समाज की भी ये जिम्मेदारी है कि इनकी शिक्षा व देखभाल का ध्यान रखें। ऐसे बच्चों को कुछ विशेष शिक्षा सुविधाओं द्वारा आसानी से शिक्षित किया जा सकता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि विशेष विद्यालय, विशेष कक्षा, प्रशिक्षित अध्यापक, आवासीय विद्यालय आदि इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में सहयोग करते हैं। इनके साथ साथ इनकी शिक्षा व्यवस्था में जितनी भूमिका अध्यापक की होती है उतनी ही भूमिका माता पिता का भी होता है। माता पिता का उत्तरदायित्व मानसिक रूप से मंदित बालकों के प्रति माता पिता के क्या उत्तरदायित्व हैं, इसको भी समझना आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक माता पिता बच्चों के साथ सहानुभूति, सहयोग और स्नेह की भावना के साथ उनको प्रशिक्षित नहीं करेंगे तब तक बालक का विकास संभव नहीं है। इसलिए अनुभवी माता तथा परिवार के अन्य बुजुर्ग महिलाओं को बच्चों के विकास संबंधी काफ़ी ज्ञान होता है।
यदि एक बच्चे का विकास मंद गति से है और उसके व्यवहार में कुछ असामान्यताएं दिखाई देती हैं, तो माता और जो परिवार में घर के बुजुर्ग हैं वो देखते ही पहचान जाते हैं, समझ लेते हैं कि इन बच्चों में कुछ क्रियाएं असामान्यता की तरह हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो उनका प्रथम कर्तव्य बनता है कि तुरंत वह विशेषज्ञ या बाल मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक को दिखाएं। इसके साथ साथ दिखाने के साथ साथ उनका उपचार करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात क्या आती है कि अगर माता पिता को यह पता चल जाता है कि उनका बालक मानसिक रूप से विक्षिप्त है या विकलांग है या मंदबुद्धि का है या मूढ़ बुद्धि का है, जैसा भी है, अगर वह इस बात को जान लेते हैं तो उन्हें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। धैर्यता को बनाए रखते हुए अपने बच्चों की मंदिता की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उपचार करने चाहिए। इसके साथ साथ डॉक्टर को दिखाना चाहिए, समय रहते उनके इलाज पर ध्यान देना चाहिए, उनके देखभाल पर ध्यान देना चाहिए और साथ साथ प्रशिक्षण भी प्रदान कराना चाहिए। स्वयं भी प्रशिक्षित करना चाहिए और योग्य एवं प्रशिक्षित डॉक्टरों से, नर्सों से उनको प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, शिक्षकों से प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, जिससे कि उनके विकास में सहायता मिल सके। इसके साथ साथ बच्चों, आवासीय प्रशिक्षण ऐसे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। आवासीय प्रशिक्षण ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है जिनमें माता पिता बच्चों को दैनिक क्रिया संबंधी कौशल, सामाजिक कौशल, भाषा कौशल आदि द्वारा शुरुआती कुछ वर्षों में स्वयं शिक्षण प्रशिक्षण लेके बच्चों को प्रदान करते हैं, जिससे कि उनको सीखने में आसानी होती है और इनको सिखाने में। क्यों? क्योंकि माता पिता के स्नेह एवं संरक्षण में बच्चा अपने आप को सुरक्षित पाता है, जिसके कारण वह सीखने में अत्यधिक रुचि लेता है और जल्दी सीख लेता है। माता पिता के साथ साथ बच्चों, इन बच्चों को जब प्री स्कूल एजुकेशन यानी पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए भेजा जाता है, तो पूर्व विद्यालय शिक्षा मध्यम मंदबुद्धि बच्चों के लिए, जो मध्यम मंदबुद्धि के बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल निम्न स्तर से शुरू करना चाहिए। उनका एजुकेशन स्तर बिल्कुल छोटे, बिल्कुल आंशिक रूप, बिल्कुल निचले स्तर से उनकी शुरुआत करनी है। क्यों? क्योंकि उन्हें कौशल प्रशिक्षण 1 वर्ष की बजाय, जो भी उन्हें सिखाया जा रहा है वो 1 वर्ष के बजाय, 1 वर्ष में वो नहीं सीखते हैं, 1 वर्ष की बजाय उन्हें 2 या 3 वर्ष प्रदान करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को सीखने में, आपको पहले भी बताया था कि मानसिक मंदित बालक सीखने में बहुत लंबा समय लेते हैं, इसलिए उनके लिए समय 1 वर्ष के बजाय 2 या 3 वर्ष करनी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों, इन बच्चों को स्थिर बैठना तथा अध्यापक की बातों पर ध्यान देना सिखाना है। शारीरिक संतुलन बढ़ाना, जैसे पेंसिल पकड़ना, लिखना, कॉपी पकड़ना, ये सब उनको सिखाना है। उनके इंद्रिय ज्ञान कौशल एवं संप्रेषण कौशल का विकास करना है। सामाजिक कौशल, इन सभी कौशलों पर पूर्व विद्यालय शिक्षा, आवास आधारित शिक्षा या प्रशिक्षण होना चाहिए, जिसमें उनके इंद्रिय ज्ञान कौशल, संप्रेषण कौशल, सामाजिक कौशल आदि की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सभी के साथ साथ वह स्वयं का कार्य भी कर सकें,
जैसे स्नान करना, कपड़े पहन लेना, जूते बांधना, शर्ट की बटन बंद कर लेना, इन सभी चीज़ों का भी प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक होता है। ये उन बच्चों के लिए है बच्चे जो शिक्षित किए जाने योग्य हैं, उनको प्रशिक्षण के द्वारा ये सब ज्ञान दिया जा सकता है। ये पहले वर्ग की है। इसके साथ सामान्य विद्यालयों में शिक्षा। अब शिक्षित किए जाने वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में शिक्षित किया जा सकता है, लेकिन इन्हें विशेष कक्षा की व्यवस्था करके इन्हें शैक्षिक कौशल प्रदान किया जाता है। सामाजिक सक्षमता कैसे आती है? जब वो विशेष कक्षा से शिक्षा ग्रहण करने के कुछ अवधि के बाद आते हैं तो फिर सामान्य बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, जिससे इनका सामाजिक प्रगति होता है। विभिन्न परिस्थितियों में ये समायोजन करना सीखते हैं। व्यक्तिगत समायोजन करना विभिन्न परिस्थितियों में ये सीख लेते हैं। इसके साथ साथ शिक्षित मानसिक मंदित जो बच्चे शिक्षा कौशल को ग्रहण कर सकते हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था है। तो उनकी उस प्रकार के मानसिक मंदित बच्चों के लिए उनका पाठ्यक्रम उनकी रुचि रुझाव के अनुसार होना चाहिए, जिसमें पाठन कौशल, भाषा विकास, प्रत्यय निर्माण, सामाजिक व्यवहार और लेखन, ये सभी कुछ उनकी रुचि के अनुसार प्रदान करना चाहिए। अब विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ विशेष सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। जितने छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष, जब हम जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं होते हैं, यानी कि जो प्रशिक्षित किए जाने वाले बालक हैं, एक तो शिक्षित किए जाने वाले बालक हैं, एक प्रशिक्षित, उनके लिए जब हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो जितने छोटे बच्चे, अब जितने छोटे बच्चे से यहाँ क्या तात्पर्य है? बच्चा छोटा नहीं है, उसका मानसिक लेवल छोटा है, उसका IQ लेवल उसका छोटा है, बुद्धि लब्धि का स्तर छोटा है। जितने छोटे बच्चे होते हैं उतनी छोटी कक्षा का व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उन कक्षाओं में 10 बालकों या 15 बालकों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और विशेष शिक्षा हमेशा नियमित प्राथमिक विद्यालयों के साथ संगठित करना चाहिए। नियमित उनको विद्यालय भेजना चाहिए और शिक्षा प्रदान करना चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों विशेष शिक्षा हमेशा, विशेष शिक्षा से आया स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा, तो विशेष शिक्षा किसी सामान्य शिक्षक के द्वारा प्रदान नहीं करवानी है। विशेष शिक्षा विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, जो उनकी गतिविधियों को समझें, जो उनको उनके बातों को समझ सके, उनके भावनाओं को समझ सके, उनके अनुरूप में शिक्षा प्रदान कर सके। और विशिष्ट कक्षा में प्रवेश से पहले इन बालकों में जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का उचित इलाज कराना भी आवश्यक होता है। विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए मानसिक रूप से मंदित बालकों को जब विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है तो अचानक से नहीं की जाती है, उसके लिए एक योजना बनाया जाता है। योजना अनुसार सुव्यवस्थित तथा क्रमागत होना चाहिए। इसके साथ ही साथ बच्चों, जब बच्चे को विशिष्ट अध्यापक के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, उस समय व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल, आदत और पारिवारिक जीवन की शिक्षा आदि पर अधिक जोर देना चाहिए। इसके साथ साथ कुशल
प्रशिक्षक के नेतृत्व में रहकर ये बालक जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से बच्चों, इन बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक तथा समाज सेवक इनके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। ये इन बालकों के पारिवारिक व सामाजिक समायोजन, बीमारियों से रोकथाम, संवेगात्मक अस्थिरता आदि से संबंधित उचित सलाह व परामर्श दे सकते हैं और इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा के विकास में आगे ले जा सकते हैं, जीविकोपार्जन में आगे ले जा सकते हैं, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इस तरीके से इनके जीवन की गति में थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। इनकी शिक्षा के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से इनके जीवन की गति में एक संचार प्रदान करने की कोशिश से मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, समाज सेवक के साथ साथ इनके अध्यापक एवं माता पिता की भूमिका होती है, जिससे कि ये शिक्षा प्राप्त कर सकें जितनी इनकी योग्यता है। यहाँ पे ये चैप्टर हम बच्चों समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम नए टॉपिक के साथ को अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। चलिए।